हम लोगों ने पिछले क्लास में जो स्ट्रक्चर की बात किया था उसमें हमने बताया था कि पहले आप लोगों को पॉसिबल कोवैलेंसी ध्यान में देना रखना पड़ेगा और उसको निकालने का हमने तरीका बताया था और उसमें बताया गया था कि बोरॉन की जो कोवैलेंसी है वो 3 होती है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है और ये चूंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर वैलेंसी का यहाँ पर एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन भी नहीं होगा, मतलब जो 3 and 3 होता है। इसी तरह से अगर सेकेंड पीरियड का अगला एलिमेंट अगर लेते हैं हम कार्बन, तो कार्बन के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर इसकी जो कोवैलेंसी होती है 4 होती है, सबको पता है। यहाँ पर भी कोई लोन पेयर नहीं होता है और आप जानते हैं कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ए भी है, यहाँ भी कोई डी ऑर्बिटल नहीं होगा, यानी इसकी कोवैलेंसी का एक्सपेंशन नहीं होगा। यानी जिसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं उनके कोवैलेंसी का एक्सपेंशन नहीं होता है, यानी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास आप जानते हैं डी ऑर्बिटल न होने के नाते उनके कोवैलेंसी का एक्सपेंशन नहीं होता है। इस तरह से अगला जो मेंबर था यहाँ का कौन सा है, नाइट्रोजन है। आप जानते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। कल बना के दिखाया था आपको, इसकी कोवैलेंसी 3 होती है। क्या हुआ, एन की कोवैलेंसी 3 होती है और यहाँ पर 1 लोन पेयर हमने बताया था कि यहाँ पर 1 लोन पेयर होता है और अगर वो लोन पेयर का यूज कर लेगा तो इसकी कोवैलेंसी आप जानते हैं 4 भी हो जाएगी, लेकिन डी ऑर्बिटल यहाँ भी नहीं है, कोवैलेंसी का फर्दर एक्सपेंशन यहाँ पर नहीं होगा। और फिर हमने बताया था आगे जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट कौन सा होता है, ऑक्सीजन था। बताया गया इसकी कोवैलेंसी जनरली 2 होती है, इसके पास लोन पेयर आप जानते हैं 2 होते हैं। और बताया था कि अगर इसकी कोवैलेंसी अगर 1 होगी तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ जाएगा, यानी अगर ऑक्सीजन की कोवैलेंसी अगर आप अगर 1 बताएंगे तो इस कंडीशन में आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 लोन पेयर यहाँ पर हो जाते हैं और यहाँ पर एक माइनस चार्ज भी आ जाता है। और इसी तरह से बताया गया था जो हेलोजन में जो फ्लोरीन होता है सेकेंड पीरियड में, इसकी कोवैलेंसी हम लोगों ने कहा था 1 होती है और इसमें 3 लोन पेयर्स होते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। कभी आवाज सुनाई दे रही है? इसके नीचे के लगे केमिस्ट्री क्लास चल रही है, जितने बात करेंगे तो आप जानते हैं कि वहां पर डी ऑर्बिटल होने के नाते वहां कोवैलेंसी का एक्सपेंशन हो सकता है। मेनली अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड में आपको 2-3 एलिमेंट के बारे में मेनली सोचना ज्यादा है। वो है आप जानते हैं कि आपका यहाँ पर फास्फोरस, उसके बाद से आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा है, सल्फर, उसके बाद से हेलोजन, जैसे मान हमने क्लोरीन ले लिया। इसमें हमने लिख के आपको बताया था कि जनरली ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस की जो कोवैलेंसी होती है कितनी होती है, आप जानते हैं 3 होती है और एक्साइटेड में कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। तो फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 and 5 होती है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, कोवैलेंसी को ही हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी इक्वेट कर सकते हैं। तो जो कोवैलेंसी आप बता रहे हैं इसको आप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप मान लीजिए। तो फास्फोरस का स्टेट 3 and 5 दोनों होता है पॉजिटिव। ऐसे ही सल्फर के लिए बताया गया था कि यहाँ पर चूंकि 2-2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोवैलेंसी का रेंज थोड़ा सा बढ़ गया था। और कितना हो गया था, ग्राउंड स्टेट में आप जानते हैं 2 होती है, फर्स्ट एक्साइटेड कितनी जाती है, 4 हो जाती है और सेकंड एक्साइटेड कितनी जाती है, 6 जाती है। यहाँ पे 2, 4 and 6 तीनों यहाँ पे कोवैलेंसी होती है सल्फर की और ये तीनों इसके पॉसिबल स्टेट भी होते हैं। इसके बारे में बताया गया था कि जनरली ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी हमने 1 बताया था और तब इस कंडीशन में कहा गया था कि जब इसकी कोवैलेंसी 1 होगी तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और उन 3 लोन पेयर को आगे चल के एम्प्टी डी में प्रमोट करके अपनी कोवैलेंसी का एक्सपेंशन करता है। उस केस में आप जानते हैं इसकी कोवैलेंसी 3 भी होती है, 5 भी होती है और 7 भी होती है। ये इसके पॉसिबल स्टेट भी माने जाएंगे। तो इतनी बात हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, मैंने स्टार्ट में रिवीजन करा दिया उनके लिए, स्पेशली जो आज जुड़े हुए हैं। तो आप इनके पॉसिबल वैलेंसीज और स्टेट्स आपको पता होने चाहिए। इसको निकालने का तरीका हमने पिछले क्लास में बताया था। अब हमने कुछ एग्जाम्पल करके दिखा भी दिए थे आपको, उसमें से थोड़ा रिविजन के लिए हम 1-2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अगर इसका यूज करके और एक स्ट्रक्चर लिख के दिखाएं आपको, तो मान लीजिए हम आपको दिखा रहे हैं फास्फेट आयन, आप सब लोग को आता भी है। तो अगर हम PO4 हम फास्फेट आयन की स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाना चाहें तो हमने कल बताया था सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम का सिलेक्शन करना चाहिए। और कौन होता है, तो जिसका मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है या जो मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बना सके वही होता है सेंट्रल एटम। हम सब लोग जानते हैं वो की कोवैलेंसी होती है ओनली 2 और पी के भी आपने पढ़ा कि 3 और 5 भी होती है, तो 5 तक होती है।
तो P की कोवेलेंसी का रेंज अधिक है, 5 तक है, इसलिए फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम होगा। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले सेंट्रल एटम को आप यहाँ पर रख लीजिए, फास्फोरस हमारा हो गया सेंट्रल एटम, और बाकी जो है ऑक्सीजन वो सब कहलाएंगे कंबाइनिंग एटम या लिंकिंग एटम। तो लिंकिंग एटम्स को हमेशा सेंट्रल के साथ जोड़ दिया जाता है। 4 O हैं, इनको 4 डिफरेंट साइड्स में आप ऐसे यहाँ पे O यहाँ पर रख दीजिए। अभी हम लोगों ने कहा था कि जो P की वैलेंसी का रेंज कितना होता है ये नहीं भूलना आपको। P का रेंज हमने बताया कितना होता है, 3 and 5, यहाँ पर 3 and 5 2 होता है। आप देख रहे हैं कि 3 तो पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगी, वो आपका पहले ही 4 है, तो इसका मतलब कि फास्फोरस की यहाँ को वैलेंसी 5 होगी। O का हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंसी कितनी होती है, 2 भी होती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन जब 1 होगा तो उस पर एक माइनस चार्ज होगा। तो आप क्या करिए कि जिनका सेटिस्फाई हो सकता है उनको सेटिस्फाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि P की वैलेंसी 5 होनी है, तो हम चलिए इनको यहाँ पर सेटिस्फाई कर देते हैं O का डबल बॉन्ड बना के, और डबल बॉन्ड बना दिया तो यहाँ पर O की कोवेलेंसी सेटिस्फाई हो गई, पूरी हो गई। और जब O की कोवेलेंसी 2 होती है तो उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, सबको पता है, तो आप चाहें तो लोन पेयर को भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए 5 की कोवेलेंसी हमको 5 फास्फोरस की कोवेलेंसी हमको 5 पूरी करनी है, 2 ऑलरेडी हो गई, 3 ही केवल बची है। इसका मतलब कि अब ये तीनों जो O होंगे दे विल बी लिंक्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड, इनको हम सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे। यानी यहाँ पर O की कोवेलेंसी केवल 1 दिखाई पड़ रही है, और हम लोगों ने देखा था कि जब O की कोवेलेंसी 1 होती है तो उसके पास लोन पेयर 3 होते हैं, और वहां पर माइनस चार्ज भी होता है। इस तरह से जो 3 हमारे वो बचे हुए हैं, इनके पास नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस चार्ज भी होगा, और यही बात इन दोनों के साथ भी होगा। जैसा कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है वैसे इन लोगों का भी होता है। तो आप यहाँ पर भी ऐसे 3 लोन पेयर यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, वही हाल यहाँ पर भी होगा। तो आई होप कि आपने प्रैक्टिस किया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आई होगी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 O यहाँ पर हैं जिनके पास माइनस चार्जेस हैं, और एक O यहाँ पर है जहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया, आप देखिएगा आपके कई बार रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन फास्फेट। फास्फेट में कितने तरह के ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ये तीनों जो O हैं ये सेम टाइप के हैं। ये सब के सब देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्डेड हैं P के साथ, और सबके ऊपर यहाँ पे 3 लोन पेयर्स हैं, सबके सब निगेटिवली चार्ज हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ का जो एक O दिखाई दे रहा है ये डबल बॉन्डेड है, और यहाँ पे 2 लोन पेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि इसमें 2 टाइप्स के ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है फास्फेट। ये बात आपको दिख रहा है। ऐसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम थोड़ा ले लें प्रैक्टिस के लिए ही। मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं XeO2F2। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं XeO2F2। अब देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जेनन जो है नोबल गैस है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आप जानते हैं, इसका होता है NS2 और NP6 ये होता है यहाँ पर, और फिर आप जानते हैं इसके पास d ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं। इस तरह से इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5 ये हैं। तो ग्राउंड स्टेट में आपको जनरली दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, यहाँ कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल है नहीं, इसको बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आगे चल के हम जेनन के कंपाउंड अपने सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे। यानी आप जानते हैं जेनन बॉन्ड बनाता है, उस कंडीशन में उसकी कोवेलेंसी कितनी हो सकती है आप खुद गेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसमें से P में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट कर दे, मान लो इसका मैं थोड़ा सा बॉक्स डायग्राम ही अगर बना दूं जेनन का, तो इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और P में आप जानते हैं P इसका फुल फील्ड है, P6 होता है। तो देखने से लग रहा है कि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको एक्साइट करने का प्रयास करूं तो आप देख रहे हैं इसके पास ये NS ऑर्बिटल है, ये NP दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको यहां से आकर प्रमोट कर दूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये भी आपका हाफ फील्ड हो जाएगा, इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर मैं इसको प्रमोट कर दूं यहाँ पर तो 4 हो जाएगी, इसको प्रमोट कर दूं यहाँ पर तो 6 हो जाएगी, ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी कि आपको एक बात याद रखना है कल के फार्मूले के हिसाब से कि जेनन की जो कोवेलेंसी है वो क्या क्या होती है, ये 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है और 8 भी होती है। इसका मतलब कि जितने इसके पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हैं, S2P6 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, यानी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी इसकी कोवेलेंसी पॉसिबल होती है।
क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं। तो जेनन की वैलेंसी आप जानते हैं 2 भी होगी, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। ये बात हमको पहले से पता होना चाहिए। हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, XeO2F2 ये कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर हमको लिखना है यहाँ पर। तो पहला काम क्या होगा, हम सब लोग जानते हैं, और फर्स्ट ड्यूटी इज टू डिसाइड द सेंट्रल एटम। वो कौन सा होगा, जेनन होगा, क्योंकि फ्लोरीन आपका मोनोवैलेंट है, हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी केवल 2 होती है और जेनन की देख रहे हैं 8 तक होती है, इसलिए जेनन हमारा यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा Xe। अब क्या करना है कि जेनन अगर हो गया सेंट्रल एटम तो बाकी सब लोग क्या हो गए, कंबाइनिंग एटम हो गए। और कंबाइनिंग एटम्स को आपस में नहीं लिंक किया जाता है। कंबाइनिंग एटम्स आर ऑलवेज लिंक्ड विथ सेंट्रल एटम। तो सारे यानी कि 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन को आप जेनन के साथ जोड़ दीजिए। मान लीजिए हमने फ्लोरीन 2 को हमने यहाँ जोड़ दिया इस तरह से, और 2 O को हमने यहाँ रख लिया। तो ऐसे हम अरेंज कर लेंगे सेंट्रल एटम के अराउंड चारों तरफ। हम सबको पता है कि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, यानी सेंट्रल एटम से फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, ABC के थ्रू जुड़ेगा। और O की वैलेंसी जनरली 2 होती है, आप जानते हैं। तो इस तरह से अगर मैं O की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड अगर लगा देता हूं और यहाँ भी डबल बॉन्ड अगर लगा देता हूं, तो अब जरा देखिए कि O की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, F की सेटिस्फाई हो गई। अब जेनन के बारे में सोचिए कैसे सेटिस्फाई हो रही है। तो इस गिवन कंडीशन में आपको दिखाई पड़ रहा है कि जेनन की वैलेंसी कितनी है, तो 1 + 2 3 एंड 1 4 + 2 6 6 है, और जेनन की वैलेंसी 6 होती है, यानी जेनन की वैलेंसी सेटिस्फाई यहाँ पर हो गई। अगर आप लोन पेयर काउंट करना चाहें तो देख सकते हैं कि जब O के पास डबल बॉन्ड होता है जिसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, हम सब लोग जानते हैं। यहाँ भी हाल हो जाएगा। फ्लोरीन की आप जानते हैं जब कोवैलेंसी 1 होती है तो सारे फ्लोरीन के यहाँ पर 3 लोन पेयर्स होते हैं, यहाँ पर 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे, और इस तरह से हम इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख पाएंगे। तो इस तरह से ढेर सारे मॉलिक्यूल के हम स्ट्रक्चर आसानी से लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स नोट करें, आप इसको अपने मन से लिखिएगा। एक तरह से आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं सिंपल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का। इसके बाद थोड़े से कॉम्प्लेक्स केस में हम एंटर करेंगे। तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो ये है, तो हम लिखने जा रहे हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स ही हैं। जैसे देखिए हमने ढेर सारे कलेक्ट किए, इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। जैसे IO2F3 आप होमवर्क के लिए लीजिए और घर जाके लिखिएगा अपना IO2F3। इसका आप स्ट्रक्चर लिखिएगा, सब पे लोन पे निकालिएगा, हो सके तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट और हमने आपको फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ता वो भी निकालिएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर ICl3 का निकालिए। ऐसे ही सल्फेट की स्ट्रक्चर लिखने का आप एफर्ट करिए। ClO3, ये सब सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स में हम लोग अब चलेंगे। ClO3 ऐसे लिखे ढेर सारे हैं जिसका आप ऐसे XeO3F2 का भी ट्राई करिएगा। XeO3F2 इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से आप POCl3 का ट्राई करिए, हो जाएगा आसानी से, कुछ है नहीं इसमें। SOCl2, ये सब कुछ सिंपल मॉलिक्यूल को लेकर ट्राई करिएगा। बाकी बुक्स आपके पास है, उनकी मदद से आप आगे इसको बढ़ाएंगे। अब आगे हम जो बात आपसे करने जा रहे हैं वो बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर हमको ये सारी बातें पता है तो आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और वो क्या चीज है, मैं आपसे एक बार नई बात आपके साथ करने जा रहा हूं। हालांकि जब हम लोग इनऑर्गेनिक फैमिलीज जब पढ़ रहे थे तो टर्म आ रहा था, हम लोग यहाँ पर ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स की बात करने चल रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर जो फैमिलीज उन्हें थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था, लेकिन मेन जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो होते हैं सल्फर के, फास्फोरस के होते हैं, सल्फर के होते हैं और हेलोजन्स के होते हैं। और वो तीनों फैमिली आप जानते हैं इस साल क्लास 12th में है। स्ट्रक्चर हालांकि आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी, चाहे वेस्पर थ्योरी थी, चाहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, चाहे MOT हो, सारा का सारा क्लास 11th में था। एक तरह से भी आपके क्लास 11th का ही पार्ट होता है। स्ट्रक्चर लिखने तो हमको कम से कम आना ही चाहिए था। क्लास 11th हम लोगों ने पढ़े थे भी थे वहां पर, लेकिन क्लास की वैरायटी को देखते हुए और क्लास के लेवल को देखते हुए इन सारी बातों में से कुछ बातों को आप वहां पर बताया गया था, कुछ को वहां पर काटा गया था, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्लास के वो स्कूल के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, इसलिए इन सारी बातों को वहां पर थोड़ा सा छिपाया गया था। आज ये सारी बातें आपको हम एक एक करके डिस्क्लोज करने जा रहे हैं।
तो हम शुरू करने चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड। इसको थोड़ा मन लगा के देखिए, चीजें बहुत इजी हैं। अगर सिस्टमेटिकली अगर हम चलते हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, हम बड़े आराम से स्ट्रक्चर लिख पाते हैं। तो देखिए पहले ये ऑक्सो या ऑक्सी एसिड होते क्या है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड्स, इसी को आपको ऑक्सो एसिड लिखा मिल जाएगा, दोनों एक ही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होते हैं देखिए जैसा, मान लीजिए मैं कहूं कि मेरा कोई नॉन मेटल एटम यहां पर एक्स है, एक्स को आप लोग नॉन मेटल एटम समझेंगे, नॉन मेटल एटम, और इसके साथ यहां पर हम O जोड़ दें और यहां पर ये H, तो ये जो XOH है यही आपका ऑक्सी या ऑक्सो एसिड होता है। यानी ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, आप जानते हैं एसिड वो होता है जो H आयन रिलीज करता है, तो H जो होती है वो हमेशा O के साथ लगी होती है और O जो होती है वो किसी नॉन मेटल एटम के साथ लगा होता है। जैसे H2SO4 आपने देखा था, फास्फोर के तमाम एसिड आप जानते हैं, सल्फर के तमाम एसिड जानते हैं, सब के सब ऑक्सी एसिड ही होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर हमको लिखना है। बेसिक बात हम सब लोग जानते हैं, यहाँ जो आप जानते हैं जो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल जो होगा वही नॉन मेटल ही आपका यहाँ पर सेंट्रल एटम बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे नॉन मेटल एटम की जो वैलेंसी होती है अगर सेकेंड पीरियड को छोड़ दें तो उनकी O से अधिक होती है, इसलिए नॉन मेटल यहाँ पर जो होता है वही होगा हमारा हमेशा सेंट्रल एटम होगा। और बाकी जो आपने देखा था कि किसका कितना वैलेंसी का रेंज होता है हम सब लोग जानते हैं, आज मैंने रिवाइज भी करा दिया था। प्रेजेंट टाइम में हम इसको क्या करने जा रहे हैं, दो पार्ट में बांटने जा रहे हैं ऑक्सी एसिड को, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो हम लेंगे इनकी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली इजी होती है और यहाँ केवल एक सिंगल सेंट्रल एटम होता है, और जो बी पार्ट लेंगे वो थोड़े से कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सेंट्रल एटम वहां पे 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक इसको लेंगे, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, वहां शायद न दिखे, तो ऑक्सी एसिड्स के हम दो पार्ट कर ले रहे हैं। एक पार्ट हमारा जो ए है इसमें हम लेने जा रहे हैं ऑक्सी एसिड्स विथ सिंगल सेंट्रल एटम, और बी पार्ट में हम लेंगे उन ऑक्सी एसिड्स को जिनके पास सेंट्रल एटम 2 होते हैं। यहां पर हम लेने जा रहे हैं ऑक्सी एसिड्स विथ 2 सेंट्रल एटम, ये तो हम इसमें से पहले ए पार्ट को लेने जा रहे हैं, यानी ऑक्सी एसिड्स विथ सिंगल सेंट्रल एटम को हम यहां पर लेने जा रहे हैं, और इसी के कुछ स्ट्रक्चर को लिख के आपको हम दिखा रहे हैं। अब फिर आपको लिखने के लिए होमवर्क भी दे देंगे, उसको आप लिखिएगा, और कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो उस पर हम लोग फिर बात कर लेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं ऑक्सी एसिड्स विथ सिंगल सेंट्रल एटम। हम शुरू करने चल रहे हैं ऑक्सी एसिड्स विथ सिंगल सेंट्रल एटम, या हम ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स विथ सिंगल सेंट्रल एटम। इसकी बात हम करने चल रहे हैं, और हमारे पास ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, हमने पूरे कलेक्ट कर डाले हैं। अगर ये सारे एग्जांपल कर लिया जाए तो डिफरेंट ईयर में, असल में ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर पर कोई ऐसा ईयर नहीं पास हुआ इसमें आईटी मेंस में क्वेश्चन न पूछेगा, एडवांस में क्वेश्चन न पूछेगा। नीट में तो कम से कम 2 क्वेश्चन की गारंटी है। तो अगर आपने इसको अटेम्प्ट ढंग से कर लिया, जो लिस्ट हमारे पास है हमने सब ढूंढ डाले हैं, कई साल के हमने आईटी क्वेश्चन देखे हैं, नेटिव क्वेश्चन देखे हैं, बोर्ड तो खैर आपका इजी है, उनमें हमने ढेर सारे हमने एग्जाम्पल कलेक्ट कर लिए हैं। तो सारे एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और नहीं कोई जरूरी है, तो उसमें से मेन हम करवा दे रहे हैं, कुछ आपको दे देंगे होमवर्क में, और बाकी आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसमें से हमारे पास लिस्ट लंबी चौड़ी है, हमने सब कुछ कई साल का हमने कलेक्ट कर दिया, तो बहुत ढेर सारा हो गया है, फिर भी उसमें कुछ को हम ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं H3BO3, हमारा पहला है H3BO3। अब इसमें कुछ छोटे छोटे रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। H3BO3, अच्छा इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें एक बात समझना है कि पहले सेंट्रल एटम कौन होगा, तो हमें पहले बता दिया था कि ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरा आपका होगा नॉन मेटल एटम वही आपका होगा सेंट्रल एटम, क्योंकि सिंपल सी बात है। अभी बोरन की बात करें,
हम लोगों ने आज ही देखा था, कल भी देखा था कि बोरन की कोवेलेंसी 3 होती है। तो बोरन की कोवेलेंसी 3 होती है और ओ की केवल 2 होती है। तो जिसकी कोवेलेंसी हाई होती है वही आप जानते हैं सेंट्रल एटम होता है। तो बोरन आपका यहां पर हो गया सेंट्रल एटम, ये हो गया। दूसरी बात याद रखिएगा कि इसमें होता क्या है कि इसमें जितने हाइड्रोजन होते हैं वो सारे हाइड्रोजन जो होते हैं वो इनफैक्ट किसके साथ जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं हमेशा O के साथ, यानी H जो होता है वो हमेशा OH के साथ होता है। तो आपको एक बात यहाँ पे नोट करके लिखना चाहिए, वो बात ये कि इन ऑक्सी एसिड्स विथ सिंगल सेंटर एटम H यानी नंबर ऑफ H इक्वल टू नंबर ऑफ OH। ध्यान रखिएगा कि जो नंबर ऑफ H है वो इनफैक्ट क्या होता है, वो हमेशा नंबर ऑफ OH के बराबर होता है। एंड जो H होगा उसको OH के फॉर्म में आप लगा देंगे। इसके कुछ थोड़े से एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन ध्यान दीजिएगा, कुछ एक्सेप्शन भी मिलते हैं जहां पे ये बात लागू नहीं होगी। तो एक्सेप्शन केवल 3 ही है। तो एक्सेप्शन में जहां पर एक H इक्वल टू OH नहीं होगा वो आपका एक होता है H3PO2 होता है और H3PO3 ये होता है। और एक और भी है एक्सेप्शन में H4P2O5, ये H4P2O5, ये 3 एक्सेप्शंस हैं जहां नंबर ऑफ H विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ OH। तो इन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो हमारे ऑक्सी एसिड्स होंगे जिनके पास सिंगल सेंट्रल एटम होगा तो वहां पे जितना होता है H उतना ही होता है OH। ये बात आप याद रखिए। ये तीनों एक्सेप्शन को मैं आपको अलग से बता दूंगा जी। लास्ट वाला रिपीट कर रूल क्या है कि नंबर ऑफ H इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH। ये हम रूल बता रहे हैं कि जितना होता है हाइड्रोजन, वास्तव में हाइड्रोजन जो होता है OH के फॉर्म में होता है, OH के इक्वल होता है। लेकिन इन 3 जगहों पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में लिख के मैं दिखाऊंगा कि कभी कभी हाइड्रोजन अकेले होता है, O के साथ नहीं लगा होता है। तो नंबर ऑफ H इक्वल टू नंबर ऑफ OH का ये तीनों एक्सेप्शन है और कोई चौथा एक्सेप्शन नहीं है, खाली ये 3 ही बस एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन की बात हम बाद में कर लेंगे। पहले हम इस रूल से गवर्न होने वाले सारे हम ऑक्सी एसिड्स की बात हम करने चल रहे हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। पहले हमने H3BO3 एग्जांपल में लिया हुआ है। अब प्रोसेस बिल्कुल वही होगा जो हम लोगों ने सिंपल मॉलिक्यूल का लिखा था, बहुत इजी है। बोरन की कोवेलेंसी हम जानते हैं पहले, हाँ कोवेलेंसी आपको याद पहले से रखना पड़ेगा भाई। तो बोरन हमारा सेंट्रल एटम हो गया, इसकी कोवेलेंसी आप जानते हैं 3 होती है। हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए बोरन लिख दिया। और आप देख रहे हैं कि अभी रूल बताया गया, जितना H होता है वास्तव में OH के फॉर्म में होता है। तो भी एक्सेप्शन वाला केस है नहीं, इसका मतलब सिंपली यहाँ पे 3H है तो सिंपली यहाँ पे 3OH हो जाएगा। तो आप ऐसे यहाँ पे आसानी से इसकी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं सबकी कोवेलेंसी सेटिस्फाइड है, B की भी सेटिस्फाई है, 3 होती है, O की भी सेटिस्फाई है सबकी, और H की भी सेटिस्फाई हो गई। इसका स्ट्रक्चर हो गया। एक और सिंपल सा केस और ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लें H2CO3 की स्ट्रक्चर लेते हैं। अगर कुछ हम कर रहे हैं कुछ बाकी आप लोग करिएगा। H2CO3 यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सर्टेन है कार्बन होगा, कार्बन होगा। तो कार्बन को आप यहाँ रख दीजिए। अब देखिए आपने कहा था H इक्वल टू OH होता है, इसका मतलब OH कितना होगा, खाली में 2 ही होना चाहिए। इसका मतलब इसके साथ क्या लगा देंगे, 2 आप OH लगा देंगे। इस तरह से आप यहाँ 2H लगा दीजिए। और अभी देखिए आपका एक O सिंगल O आपका बच गया। O की वैलेंसी आप जानते हैं कितनी होती है, 2 होती है। और C की कोवेलेंसी आप जानते हैं कि 4 होती है। तो C की कोवेलेंसी भी 2 ही पूरी हुई है, 2 बाकी है। तो 2 की किसके साथ पूरी हो जाएगी, O के साथ पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बिना कोई रूल हम अलग से पढ़े डायरेक्ट इन छोटी सी एक लाइन का यूज करके हम सारी बातें यहाँ पर बता सकते हैं। तो हम लोग का इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला एक और छोटा सा ले लेते हैं, जैसे HClO4 हमको करना है। HClO4 ऊपर लिखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप फटाफट कर ले रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं है। तो मुझे अब थर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना है HClO4 लिखना है। तो सिंपल सी बात है, Cl आपका यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रल एटम, क्योंकि इसकी कोवेलेंसी आप जानते हैं 7 तक होती है। आप यहाँ पे सेंट्रल एटम लिख दीजिए Cl। उसके बाद से आप जानते हैं कि जितना H होता है उतना ही OH होता है। तो H यहाँ पे केवल सिंगल है तो OH यहाँ पे केवल एक ही होगा। इसका मतलब कि आप यहाँ पे
OH केवल एक ही यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए एक O तो खर्च हो गया OH के फॉर्म में, अभी 3 O बचा हुआ है और 3 O आपको अलग से लिखना पड़ेगा और O की वैलेंसी आप जानते हैं कि 2 होती है, तो इस तरह से आप यहाँ पे 3O और यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सबकी कोवेलेंस सेटिस्फाई हो गई। O की आप देख रहे हैं सेटिस्फाई सब में हो ही गई है, H की सेटिस्फाई हो गई। Cl की कितनी होती है 7 यहाँ पर होगी भाई, ध्यान दीजिएगा, जोड़ लीजिए 2 + 2 + 2 + 1 7। तो इस तरह से ClO4 की स्ट्रक्चर आप आसानी से बता सकते हैं। अब इसमें जो मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप लोग खुद कर लीजिएगा, आपके लिए एक तरह से होमवर्क हम लिख दे रहे हैं। 3 हमने कर दिया, 2-3 आप लोग खुद लिख लीजिएगा। इन रूल्स को अप्लाई करना, सारे स्ट्रक्चर बड़े आराम से लिख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को होगी नहीं। तो आपके लिए होमवर्क हम 2-3 दे रहे हैं, 3 हमने खुद कर दिया था। आप एक यहाँ पे करिएगा, H4SiO4 वो दीजिए, H4SiO4 इसकी स्ट्रक्चर आप लिखिए। फिर फास्फोरिक एसिड H3PO4 बहुत इजी है, इसको आप लिखिए। और H2SO3 को लिखिए और H2SO4 आप सब लोग पढ़े ही हैं, उसमें क्या बताना। उसके बाद से HClO3 को लिखिए, HClO3 को भी आप ट्राई कर लेंगे। ऐसे ही HClO2 और HClO को भी ट्राई कर लीजिएगा, HClO2 और HClO के आपके सामने हमने कुल 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत इजी हैं, सब इसी पैटर्न पे हो जाते हैं। तो इनको आप लोग खुद ट्राई करेंगे। हाँ? तो हमने अब तक जो देखा वो सब के सब कौन थे, वो सब थे ऐसे ऑक्सी एसिड जिनके पास खाली एक ही सेंट्रल एटम होता है। अब थोड़ा सा केस को हम आगे बढ़ाने चल रहे हैं। अब हम ऐसे ऑक्सी एसिड्स की बात करने चल रहे हैं जिनके पास 2 यहाँ पर सेंट्रल एटम होते हैं। तो आप बी टाइप के ऑक्सी एसिड को अब शुरू कर सकते हैं और उनमें हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स। अब देखिए इसमें फास्फोरस के भी होंगे, सल्फर के भी होंगे, हेलोजन के भी होंगे, तो नाम नहीं देना है, नाम आप स्ट्रक्चर के खुद ही जान जाएंगे किसका होगा, बस आप टाइटल लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स विथ 2 सेंट्रल एटम, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स विथ 2 सेंट्रल एटम। ये बात आपको देखनी है। अब देखिए इसको लिखते समय थोड़ी सी बात, एक बात थोड़ा सा और अगर हम लोग देख लें तो अच्छा रहेगा। इसके पहले एक और चीज थोड़ा देख लें अगर हम लोग, अभी तक हमने जितने भी आपको दिखाए थे सेंट्रल एटम वाले में, उसमें हमने कोई पैराक्सिल लिंकेज वाला नहीं दिखाया था, तो हम थोड़े समय के लिए इसको रोक रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स विथ 2 की जगह पे यहां पे एक ही रहने दीजिए, एक और छोटी सी केस छूट रही थी उसको भी शामिल करते चलते हैं। विथ सिंगल सेंट्रल एटम बट, एक और जोड़ लेते हैं इसमें, बट हैविंग पैराक्सी लिंकेज। ये थोड़ी नई चीज है और असल में एग्जाम में पूछा यही गया है इसकी स्ट्रक्चर। तो एक बात आपको समझना है कि हमको पहले बिना, देखो भाई अगर स्ट्रक्चर लिख दिया तब तो आपको ऑक्सी लिंकेज पता चल जाएगा, पैराक्सी पता चल जाएगा, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के जब हमको केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूले को देख करके हम कैसे पता करें कि इसमें पैराक्सी लिंकेज है कि नहीं है। तो एक बात आप याद रखिए, बस एक छोटा सा फार्मूला या रूल आप निकाल लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं कि रूल हम यहाँ पे जो लिखने जा रहे हैं इसको डील करने के लिए एक रूल की आवश्यकता पड़ेगी और उस रूल को आप लिख सकते हैं, रूल टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ पैराक्सी लिंकेज, यानी मॉलिक्यूल में पैराक्सी लिंकेज है कि नहीं इसको पता करने का एक रूल होता है, एक लाइन का है, याद कर लीजिए। देखिए एक बात याद रखिए कि अभी हमने आपको सारे जो नॉन मेटल एटम हमारे सेकंड और थर्ड पीरियड के, हमने उनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हमने भी बताए थे, और वो कितना होता है, जितनी होती है मैक्सिमम कोवैलेंसी वही होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखिए।
कि अगर किसी कंपाउंड में जो आपके सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर वो अधिक हो जाए उसके मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट से, तो समझ जाना वहां पराक्सी लिंकेज है। एक लाइन में फिर से बोल दूं, पहले लिख लेता हूं, बताता हूं। देखिएगा, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन कंपाउंड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यही एक बात याद रखना है आपको। हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमको कंपाउंड दिया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का रूल हम लोग को पता है, हम मान के साथ चल रहे हैं। तो अगर हमको जो कंपाउंड दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे, अभी हम एग्जाम्पल करके दिखा दे रहे हैं आपको कि कंपाउंड जो दिया होगा हम क्या करेंगे, अपने सेंट्रल एटम का निकाल लेंगे, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। यानी जो कंपाउंड हमको दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे, अपने सेंट्रल एटम का यहां पर निकाल लेंगे ऑक्सीजन नंबर, यहां हमको मिल जाएगा। और उस सेंट्रल एटम का मैक्सिमम स्टेट कितना होता है हम पहले से जानते हैं। जैसे हम जानते हैं फास्फोरस कितना होता है मैक्सिमम 5 होता है, सल्फर कितना होता है 6 होता है, हेलोजन्स में फ्लोरीन को छोड़ के सबका कितना होता है आप जानते हैं 7 होता है। तो हेलोजन का मैक्सिमम 7 होता है, सल्फर का 6 होता है, फास्फोरस का 5 होता है, ये मैक्सिमम पहले से जानते हैं और इसको हम निकाल के देख लेंगे। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे कंपाउंड में अगर अधिक हो जाए इन कंपैरिजन टू दिस मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सर्टेनली वहां पे पेरोक्साइड लिंकेज वहां पे प्रूव हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको। एग्जांपल आप ले लीजिए H2SO5 का, H2SO5 का एग्जांपल लीजिए। हमने एग्जांपल लिया H2SO5, ये है सॉरी 5। हम सब लोगों को पता है कि एक O का कितना होता है -2 होता है, तो 5 कितना हो जाएगा 5 2 10, यानी यहां पर हम लोग का हो जाएगा 10 मतलब -10। H का सबको पता है कि 1H का +1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। इस तरह से फिर हम जानते हैं कि सारे एटम जितने भी कंपोनेंट एटम्स हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल के, सारे कंपोनेंट एटम के ON का सम कितना होता है 0 होता है। तो अगर आपको सबका सम 0 करना है तो इसे कितना बनाना पड़ेगा आपको, इसको यहां पर +8 करना पड़ेगा। यानी अगर अपने रूल से हम निकालें तो H2SO5 में सल्फर का स्टेट कितना होगा +8 होगा, तो कंपाउंड में हो गया +8। और अभी हमने रूल पढ़े थे वहां कितना बताया गया था, मैक्सिमम होता है 6, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट होता है आप जानते हैं 6 और इसका है कितना 8। यानी ये बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है। हमारा जो कंपाउंड है H2SO5 इसमें देख रहे हैं कि हमारे सेंट्रल एटम का OS कितना है 8 है और मैक्सिमम पॉसिबल कितना होता है, खाली आप जानते हैं कि 6 होता है। यानी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट की तुलना में अगर स्टेट कंपाउंड में अधिक होता है तो वहां पर आप जान लीजिए कि पेरोक्साइड लिंकेज है। इसका मतलब कि यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि आप जरा H2SO4 में पता करिए क्या पेरोक्साइड लिंकेज है, आप पता कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 4 का कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, H का कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, और सबका मिलकर अगर 0 होना है तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर +6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि H का 2 है, O का -8 होगा, सबका मिलके S का यहाँ पर +6 हुआ। अब देखिए हमारे इस कंपाउंड में जी, तो S का यहां पर देख रहे हैं कि +6 हुआ, तो कंपाउंड में S का +6 है और मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट कितनी होती है वो भी 6 होती है। यानी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल होती है उतनी यहां पर है भी, यानी यहां पर कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। नहीं है आप लोग निकाल ही चुके होंगे, लेकिन देखिए यहां पर है। तो जहां पर नहीं है वहां की बात हम पहले ही आपसे कर चुके हैं। अब जहां पर है उसके लिए हम नई बात यहां पर पढ़ने चल रहे हैं। तो हम लोग इन्हीं ऐसे ही केस की बात हम करने चल रहे हैं जहां पर पेरोक्साइड लिंकेज होगा। तो हमने हेडिंग में डाला था कि ऑक्सी एसिड्स विद सिंगल सेंट्रल एटम हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज, और एग्जांपल हम यहां पे ले रहे हैं किसका H2SO5। तो हमारे सामने जो एसिड है पहले ही, तो देखिए भाई जब आपको एग्जाम में मिले या जैसे भी करने को डील करने को मिले तो पहले तुरंत पता कर लेना कि अगर सेंट्रल एटम हमारा अगर अकेला है तो ये जरूर पता कर लेना कि वहां पेरोक्साइड लिंकेज है कि नहीं होगा। तरीका बड़ा आसान सा है, बस तुरंत उसका निकाल लीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमल पॉसिबल स्टेट से अधिक अगर हो जाए, जैसे यहां पर देखिए अधिक हो गया, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज होगा।
और अगर बराबर है या कम है तो पेरोक्साइड लिंकेज वहां पर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है और यहाँ पेरोक्साइड लिंकेज है। तो अब इसका मतलब कि यहाँ पर जो अभी हमने जो रूल पढ़ा था कि जितना H होता है उतना OH होता है, वो बात अब यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक H चला जाएगा आपका पेरोक्साइड लिंकेज के साथ और बस एक ही जो H बचेगा वही OH के फॉर्म में होगा। यानी जिन मॉलिक्यूल्स में पेरोक्साइड लिंकेज होता है वहां पे H इक्वल टू OH नहीं होता है, बल्कि OH जो होता है वो H से एक कम हो जाता है। तो एक H कहाँ चला जाता है? पेरोक्साइड लिंकेज में चला जाता है। देखिए हम लिख के दिखा रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर आ जाइए। तो सेंट्रल एटम हम लोग का हो गया सल्फर, आपने यहाँ पे सल्फर लिख लिया। अब देखिए पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पर है तो उसमें से एक H को कहाँ डाल देंगे? पेरोक्साइड लिंकेज साथ। यानी कि आपको याद रखना चाहिए कि एक तो यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज होगा ही होगा, यानी O सिंगल बॉन्ड होगा। हम सब लोग जानते हैं कि O सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, और एक H आपका इसी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक आपका जो है H चला गया पेरोक्साइड लिंकेज के साथ। अब देखिए अब आपका भी एक H बचा हुआ है तो एक H बचा हुआ है उसको आप लगा देंगे यहाँ पर OH के फॉर्म में। आपका H यहाँ पर आ गया, OH के फॉर्म में आ गया। इस तरह से हमने 3 O हमने खर्च कर दिया अपना, 1 2 3 हमारे O खर्च हो गए और 2H हमारे कंज्यूम हो गए। अब बचा क्या? आप देख रहे हैं कि 2 O बचे हुए हैं। तो ये O जो है सिंपली आपके वो बाइवैलेंट कंडीशन वाले O होंगे, यानी एक O आप यहाँ रख लीजिए और एक O आप यहाँ रख लीजिए। O के वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड लगाए जाते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका H2SO5 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा ऑक्सी एसिड्स है जिनके पास क्या है? पेरोक्साइड लिंकेज है। इस तरह से और वैलेंसी S की देख रहे हैं कि 6 हो गई, 2 + 1 + 2 + 1 S की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। इन सारे O के वैलेंसी सेटिस्फाई है। यहाँ पे O देख रहे हैं इनकी भी सेटिस्फाई है क्योंकि वो यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज में है। तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर भी हम आसानी से लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लिख लीजिए कि पेरोक्साइड लिंकेज वाले जो हम एग्जाम्पल हमने आपको कराए उसमें से होमवर्क आपके लिए रहेगा। वो क्या है? हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे H3PO5 का आप लोग लिखिएगा, H3PO5 की स्ट्रक्चर आप लिखेंगे। यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज है, देख लीजिएगा। तो है देखिए दिखाई पड़ रहा है। O का हो जाएगा यहाँ पर कितना? -10 हो जाएगा। ऐसे कितना हो जाएगा? यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो सब मिलके 0 करने के लिए P का कितना होना चाहिए? +7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, सॉरी +7, यहाँ पर +7 होना चाहिए। और P का मैक्सिमम स्टेट कितना होता है? +5 होता है। तो मैक्सिमम होता है +5 और यहाँ कितना है? +7। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड में जो इसका स्टेट है वो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट से अधिक है, यानी यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज है। गए क्या? हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज है। ऐसे ही एक और होमवर्क हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए, वो है HNO4। यहाँ पे HNO4। तो इस तरह से ये पेरोक्साइड लिंकेज वाले एसिड्स हैं। आप इनको खुद ट्राई करेंगे, हमने ऊपर आपको यहाँ पर बता ही दिया था। तो इस तरह से हमने सिंगल सेंट्रल एटम वाले जो पेरोक्सी एसिड्स थे, हमने स्ट्रक्चर आपको डिटेल में सारी बात बता दिया है। आपने इसमें 2 तरह का देखा था। एक आपने देखा था जिसमें सिंगल सेंट्रल एटम वाला जो ऑक्सी एसिड था उसके पास आपने कहा था कि वहां पर कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। तो उसके एग्जाम्पल हमने करा दिए थे, आपको मैंने इसका होमवर्क भी दिया है। दूसरी केस आप देख रहे हैं वहां पर सिंगल सेंट्रल एटम ही तो है लेकिन यहाँ पर पेरोक्सी लिंकेज है। तो इसका भी हमने एक केस करके आपको दिखा दिया। आपके लिए 2 एग्जाम्पल दे दी होमवर्क के लिए, इतना आप कर लीजिएगा आप लोग। और अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम पेरोक्सी लिंकेज के साथ साथ हम जो एसिड यहाँ देने वाले हैं, अब अगले क्लास में जो आएगा वो आएगा हम लोग का ऑक्सी एसिड्स विथ 2 सेंट्रल एटम। ऑक्सी एसिड्स विथ 2 सेंट्रल एटम, इसको हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।